एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की, जो हाल में बैठक हुई है उसमें लिए गए फैसलों की और कुछ अन्य मुद्दों पर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जो 6, 7, 8 फरवरी को बैठक हुई, उसमें जो मूल दर होती है रिजर्व बैंक की रेपो दर, उसमें 0.25% वृद्धि का फैसला किया है और इसके बाद रेपो दर 6.5% पर पहुंच गई है। रेपो दर बढ़ने का मतलब है जो पूरे बैंकिंग तंत्र में जो ब्याज दर की आधार दर होती है उसमें वृद्धि। तो स्वाभाविक है कि सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। जो भी कर्ज आपको गाड़ी लेनी है, आपको मोबाइल लेना है या आपको घर लेना है, आपको कहीं निवेश करना है, फैक्ट्री के लगानी है, उसके लिए कर्ज लेना है, तो सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाते हैं। और कर्ज महंगे होने की वजह से कहीं ना कहीं मांग पर असर पड़ता है। जब खरीदारी महंगी हो जाती है तो मांग अपने आप थोड़ी कम होती है और यही इस जो वृद्धि की जा रही है, जो बढ़ाया जा रहा है कर्ज, उसके पीछे रिजर्व बैंक का मकसद भी यही है कि मांग पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए ताकि महंगाई का आंकड़ा कम हो। जब मांग कम होगी तो महंगाई कम होती है, जब मांग ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग खरीदने वाले होंगे तो महंगाई बढ़ती है। और पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर यूरोपीय यूनियन तक के तमाम देशों में ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि वहाँ महंगाई भारत से भी ज़्यादा है। अमेरिका में पिछले साल जून में महंगाई का आंकड़ा 9% से ऊपर पहुँच गया था। जहाँ 1%, 2% की महंगाई रहती है, वहाँ 9% अगर महंगाई पहुँच जाए तो बहुत ज़्यादा है। वहीं यूरोपीय देशों में ये 25% तक पहुँच गई थी और इसलिए वहाँ भी ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। और जो ताज़ा आंकड़ा है, अमेरिका में दिसंबर 2022 में महंगाई का आंकड़ा 6.5% के आसपास आया है और यूरोपीय देशों में भी ये थोड़ा कम हुआ है। लेकिन वहाँ के जो केंद्रीय बैंक के अधिकारी हैं, उनका मानना है कि हमें ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ेंगी ताकि महंगाई को और काबू में लाया जा सके। भारत में महंगाई 8% से ऊपर पहुंच गई थी अप्रैल के महीने में और उसके बाद ये घटकर अब दिसंबर में 5.5% के आसपास आई है। जो रिजर्व बैंक ने कहा है कि नवंबर से दिसंबर 2022 की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 1.05% कम हुई है अक्टूबर के मुकाबले। यानी जो आपका नवंबर से दिसंबर 2 महीने में, इसमें अक्टूबर के मुकाबले 1% से ज़्यादा की कमी आई है और ये 5.75% के आसपास आ गई है। और मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक ने कहा कि जो सब्जियों के दाम कम हुए हैं उससे महंगाई कम हुई है। लेकिन जो तमाम घटनाक्रम है देश दुनिया में, उनको देखते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि जो चौथी तिमाही है, जनवरी से मार्च, इस साल की जो चौथी तिमाही है, उसमें महंगाई का आंकड़ा 5.7% ही रहेगा, औसत आंकड़ा। और पूरे साल की अगर बात करें 2022-23, तो पूरे साल की मुद्रास्फीति का औसत आंकड़ा 6.5% के आसपास रहेगा। तो ये रिजर्व बैंक के मानक से ज़्यादा है। रिजर्व बैंक का उद्देश्य है महंगाई को 4% के आसपास रखना। 4% के आसपास सामान्य मानी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रतिकूल स्थिति होती है तो 6% और कम से कम 2%, लेकिन 4% मानक दर है। तो उसके हिसाब से 5.7% भी ज़्यादा है और 6.5% तो उच्चतम स्तर से भी ज़्यादा है। तो रिजर्व बैंक भी आगे कदम उठाता रहेगा। ऐसी ये इस तरह की जो है अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि अभी महंगाई का आंकड़ा उसके जो संतोषजनक स्तर है उसके आसपास नहीं आया है। अगले 2023-24 में कहा है कि ये 5.3% रह सकती है, लेकिन ये कब रहेगी उसका अनुमान है कि अगर विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के आसपास, भारतीय बास्केट, भारत अलग अलग देशों से, रूस से, कुवैत से, इराक से, सऊदी अरब से सबसे खरीदता है कहीं से ऊंचे नीचे दाम पे। तो उसका जो औसत इंडियन बास्केट का दाम है वो अगर $95 रहता है तो अगले वित्त वर्ष जो अप्रैल से अब शुरू होने वाला है, औसत मुद्रास्फीति 5.3% रह सकती है। ये रिजर्व बैंक का अनुमान है। और
उसकी जो चिंता है महंगाई के मामले में वो कोर इन्फ्लेशन को लेकर है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है सेवा क्षेत्र की लागत और ऊर्जा क्षेत्र की लागत। ऊर्जा क्षेत्र में कच्चा तेल आ गया, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि, और सेवा क्षेत्र में जो सेवाएं हैं, परिवहन लागत है, बीमा लागत है, और जो हमारी तमाम तरह की सेवाएं, बिजली हो गई, जो भी सेवाएं हम लोग देते हैं उनकी लागत ऊंची बनी हुई है। पेट्रोल, डीजल, ऊर्जा की लागत ऊंची है, सेवा सेक्टर की लागत है। ये रिजर्व बैंक के लिए मुख्य चिंता की बात है और वो चाहता है कि इस मोर्चे पर हमें निर्णायक कमी लानी चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि हाँ भाई कमी आ गई है, थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ गया, इससे स्थिति सुधार में नहीं होगी। तो इसी लिहाज से रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है, इसमें 6 मेंबर हैं, 3 मेंबर रिजर्व बैंक के हैं और 3 मेंबर बाहर के अर्थशास्त्री हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 0.25% बढ़ाया है और उसके बाद ये 6.5% पहुँच गई है। आगे देश दुनिया में क्या पोजीशन रहती है उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। जहाँ तक विदेश व्यापार के मोर्चे की बात है, विदेशों में जो हमारा निर्यात है वो पीछे कम हुआ है, उसको लेकर भी चिंता है। व्यापार घाटा बढ़ रहा है, यानी हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं। 2022-23 की पहली छमाही में, अप्रैल से सितंबर 2022 में ये व्यापार घाटा 3.3%, ये चालू खाते का घाटा 3.3% रहा है। लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा कि तीसरी तिमाही यानी उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में थोड़ा इसमें सुधार हुआ है। उपभोक्ता वस्तुओं के दाम विदेशों में कुछ नरम हुए हैं, आयात उससे जो है थोड़ा सस्ता हुआ है और हल्की कमी आई है। तो आयात कम होने से हमारा व्यापार घाटे की स्थिति में सुधार हुआ है। सेवा निर्यात, लेकिन सेवा निर्यात हमारा बढ़ रहा है। जो वस्तु निर्यात तो हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है। लेकिन सेवा निर्यात जैसे सॉफ्टवेयर, IT, ये सेवाएं हम करते हैं बाहर, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो सेवाएं देते हैं, विदेशों के लिए काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, तो उसका निर्यात जो है 24.9% बढ़ा है एक साल पहले के मुकाबले तीसरी तिमाही में। तो उससे जब हमारा वस्तु निर्यात का जो घाटा है वो सेवा निर्यात के फायदे से हम उसको थोड़ा कम करने में सफल होंगे और जो चालू खाते का घाटा है उसको व्यवस्थित किया जा सकेगा, ये रिजर्व बैंक ने कहा है। विदेशी निवेश की अगर बात करें, विदेशी मुद्रा प्रवाह की अगर बात करें, तो रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा में कहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि में शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्रवाह 22.3 अरब डॉलर पर ठीक ठाक रहा है। हालांकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 24.8 अरब डॉलर था, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ा है, 22.3 अरब डॉलर पर आया है। और पोर्टफोलियो निवेश, जो शेयर मार्केट में विदेशी संस्थान निवेश करते हैं या हमारे बॉन्ड में निवेश करते हैं या दूसरी जो एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रतिभूतियां उनमें जो निवेश करते हैं, तो उसमें जुलाई 2022 से 6 फरवरी 2023 तक 8.5 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश आया है, यानी इतना निवेश हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ इक्विटी निवेश की बात करें कि शेयर बाजार में कितना हुआ है, तो चालू वित्त वर्ष में अब तक ये नेगेटिव है, यानी उन्होंने बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम है। और रिजर्व बैंक ने जो 6 जुलाई के उपाय किए थे, उससे अप्रैल से नवंबर 2022 की अवधि में प्रवासी जमा में शुद्ध प्रवाह बढ़कर 3.6 अरब डॉलर पहुंच गया। हमारे देश में जो हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वहां से वो डॉलर भेजते हैं, उस डॉलर्स को यहाँ बैंक में रखा जाता है और उनके परिवार वाले जब पैसा मांगते हैं तो उनको रुपए दिए जाते हैं, तो वो डॉलर हमारे पास जमा होता है। तो वो बड़ा है, वो 3.6 अरब डॉलर आए हैं अप्रैल से नवंबर की अवधि में, जबकि एक साल पहले 2.6 अरब डॉलर आए थे। तो वहाँ सुधार है और इससे कुल मिलाकर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो 21 अक्टूबर 2022 को घटकर 524.5 अरब डॉलर पे आ गया था, वो अब बढ़कर 27 जनवरी 2023 की स्थिति के मुताबिक 524 तक घट गया था, अब बढ़कर 576.8 अरब डॉलर पे पहुंच गया। तो यहाँ भी स्थिति थोड़ी ठीक बनी हुई है, संतोषजनक है। हालांकि ये 600 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया था एक समय, लेकिन 576 पे पहुंचा है। 9.5 महीने का हम इंपोर्ट कर सकते हैं इससे, तो यहाँ अभी चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में कुछ और भी कदम उठाए हैं। छोटे उद्योगों को भुगतान की बड़ी समस्या थी। छोटे उद्योग जो माल सप्लाई करते थे सरकारी कंपनियों को, बड़े कंपनियों को, बड़े उद्योगों को, उनके पैसे उनको समय पे नहीं मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आगे वो उत्पादन का काम नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए बिल डिस्काउंटिंग की एक जो
सिस्टम प्रणाली है वो रिजर्व बैंक ने शुरू की हुई थी। इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम, यानी छोटे उद्योग वो बिल जो है उनसे जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या जो दूसरे वित्तीय संस्थान जो फाइनेंस करती हैं वो बिल ले लेते थे कि भैया इतने पैसे का तुम्हारा बिल है, ये वहाँ से मिलना है तुम्हें, तो इसके बदले वो उनको पैसा दे देते थे और वो बिल बाद में उनसे वो उसकी वसूली करते थे। तो इस पूरे काम में अब तक क्या है, एमएसएमई थे जिनसे पैसा लेना है, वो उद्योग थे और वित्तीय संस्थान थे। अब इसमें जो बीमा कंपनियां, उनको भी भूमिका दी गई है कि बीमा कंपनियां इनका बीमा कर सकती हैं ताकि उनको एश्योर्ड रहे कि हमें इनका पैसा मिल जाएगा, तो उनकी भी अब इसमें भूमिका आ गई, वो भी भागीदारी निभा सकेंगे। तो इससे कारोबार बढ़ेगा और जो छोटे उद्योग उनको समय पर पैसा मिलेगा, वो अपना कारोबार आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि ये बजट में भी बोला गया था कि भाई 45 दिन में छोटे उद्योगों का पैसा मिलना चाहिए, और वित्त मंत्री ने एक मीटिंग में कहा भी कि भाई हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे उद्योग हैं वो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनमें कई लोग रोजगार पाते हैं, तो उनका पैसा भुगतान समय पर होना चाहिए। तो उस दिशा में रिजर्व बैंक ने एक कदम और उठाया है। इसके अलावा जो G20 देशों के, जो दुनिया के G20 जो एलिट अच्छे, जिसमें विकास और विकसित और विकासशील देश जो सब शामिल हैं, 20 देश, वहाँ से जो यात्री भारत आएंगे उनको UPI में भुगतान की सुविधा मिलेगी। इस समय भारत G20 का अध्यक्ष है। पूरे साल G20 की यहाँ बैठकें हो रही हैं, अलग अलग सेक्टर की बैठकें हो रही हैं, विदेशों से कई यात्री आते रहेंगे, तो उनको यहाँ भुगतान में कोई परेशानी ना हो, तो UPI की सुविधा उनको दी है। कुछ एयरपोर्ट पे अभी यह शुरू की गई है और जो विदेश यात्री हैं उनके खाते जो UPI से जोड़े जाएंगे, तो ये भी कुल मिलाकर इससे कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं अडानी समूह की। अडानी समूह इस समय पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय है। जो हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी समूह के शेयरों में उठापटक हो रखी है। विपक्ष और सरकार के बीच घमासान, राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। संसद में पहले तो इसको लेकर 2-3 दिन कारोबार नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया। बाद में चर्चा शुरू हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तो उसमें भी सरकार पर आरोप लगाया गया कि अडानी समूह को जो है सरकार का उसके साथ जो है संबंध है, उसको बढ़ावा दिया गया, तभी ये हाल हुआ है आज। और उसके बाद बजट पर चर्चा हुई, तो बजट पर चर्चा में भी जो है विपक्ष ने सरकार पर अडानी समूह की बात की है। सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिया है। उन्होंने उन तमाम आरोपों को, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडानी समूह के जो चेयरमैन हैं उनसे नज़दीकी है, ऐसा आरोप लगाया गया। उनको सिरे से खारिज किया इन आरोपों को। सरकार ने कहा है कि जो रेगुलेटरी बॉडी हैं, रिजर्व बैंक है, सेबी है, वो सब स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। शेयर बाजार में किस तरह कारोबार होता है उस पर सेबी देख रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये निवेशकों के जो पैसे इसमें अडानी समूह के शेयरों में जो निवेशकों का नुकसान हुआ उसको लेकर थोड़ी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता है कि भाई निवेशकों के हितों को कैसे और ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है, इसको लेकर उसको सुझाव भी मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई सरकार से कहा है कि आप हमें उच्चतम न्यायालय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वित्त मंत्रालय और सेबी से भविष्य में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस नियामक तंत्र बनाने को लेकर उनके विचार मांगे हैं। ये 2 याचिकाएं दायर की गई थी, तो उन पर मामले पर अभी विचार और चर्चा कर रहे हैं। और एक चलते एक बात, हम उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी निवेश सम्मेलन शुरू ही हुआ है कि 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर जो है वहाँ MOU साइन हो गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 तारीख को इसका जो है उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में जब से वहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वहाँ पर सड़कें बन रही है, वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम छोटे किसानों की लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटे अनाज को उगाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। और उन्होंने विदेशी निवेशकों से कहा कि वो जो भारत को, पूरी दुनिया कह रही कि भारत एक निवेश का सबसे अच्छा स्थान आज बन चुका है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में निवेश करके इस पूरे उसमें भागीदार बने और भारत की
जो तरक्की है उसको आगे बढ़ाएं। फिलहाल अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।